मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय हमारी एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज श्रृंखला चल रही है, किसके लिए? UPPCS 2021 और ROARO 2021 के लिए। इसमें आपको प्रति संडे को अर्थात प्रत्येक संडे को 50 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि करंट टॉपिक से जुड़े होते हैं, और इन प्रश्नों को आपको 50 मिनट में हल करके अपनी आंसर की हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करानी होती है, जिससे आपको इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपके पर्सनल नंबर पर भेजी जाती है और आपको सही और गलत मिलान करके ग्रुप में उपलब्ध कराना होता है। तो चलिए, आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज का तीसरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो इस बार संडे को हो चुका है। और आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है, ये बजट स्पेशल पर आधारित है। अर्थात आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इस बार के बजट में किस प्रकार के मुद्दों को उठाया गया है। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान दे लेते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप अगले टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस बार का बजट कुल कितने रुपए का था। तो इस बार का जो बजट है, आप ध्यान दीजिएगा, इस बार का जो बजट है 34.83 करोड़ रुपए का रखा गया। याद रखिएगा, 34.83 करोड़ रुपए का इस बार का जो बजट है। पिछली बार का बजट कितना था? पिछली बार का बजट जो था 30.42 लाख करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित करके 34.50 लाख करोड़ रुपए किया गया था। ये भी आप याद रख लीजिएगा, संशोधन। चलिए आगे देखते हैं। इस बजट में जो इस बार आपको 34.83 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें किया क्या गया है? इसमें आपका जो है 5.5 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय भी शामिल हैं। याद रखिएगा, 5.5 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय भी शामिल हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं अब। और दूसरी एक बात और सुन लीजिएगा, इस बार के बजट को 6 स्तंभों में प्रस्तुत किया गया है। कितने स्तंभों में प्रस्तुत किया गया है? 6 स्तंभों में। और तीसरी बात, यह देश का पहला डिजिटल बजट है। याद रखिएगा, पहला डिजिटल बजट जो कितने स्तंभों में पेश किया गया? 6 स्तंभों में पेश किया गया। याद रखिएगा, कितने स्तंभों में? 6 स्तंभों में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, आज के सवालों में ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग केवल फैक्चुअल डेटा देखेंगे और आपको सीधे सीधे आंसर मिलते जाएंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल है। पहला सवाल कहता है, बजट 2021-22 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो चलिए, पहला कहता है, यह भारत का पूर्णतः डिजिटल बजट है। याद रखिएगा, पहला पूर्णतः डिजिटल बजट 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस बजट को किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए, बाकी के ऊपर के 3 ऑप्शन तो सही हैं कि ये डिजिटल बजट था, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया। 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया तो आपको ज्ञात ही है। और इस बार के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है। कृषि के लिए इस बार डीजल और पेट्रोल पर अतिरिक्त सेस भी लगाया गया है, जिसका ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, इसमें कह रहा है घाटा दिया गया है और 2021-22 का अनुमान दिया गया है। तो चलिए, 2021-22 में अनुमान किस प्रकार से हैं आपका, इसका मिलान करते हैं। राजस्व घाटा, जो आपका राजस्व घाटा है 2021-22 में, ये 5.1 रखने का अनुमान रखा गया है। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2021-22 में 4.1 रहने का अनुमान लगाया गया है। और राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा इस बार 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इसी प्रकार जो प्राथमिक घाटा है वो 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया। तो आप मिलान कर सकते हैं क्या कि राजस्व घाटा कितना रखा जाएगा 5.1, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1, प्राथमिक घाटा आपका हो गया 3.1 और राजकोषीय घाटा हो गया 6.8। मतलब 3, 4, 2 और 1। कौन सा ऑप्शन है? 3, 4, 1, 2 है। 3, 4, 1, 2 कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ये आप याद रख लीजिएगा, इस पे सवाल आपके अवश्य ही बनेंगे, आप इनको कहीं लिख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपए है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऊपर आपको बताया इसमें 29,29,000 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय और 5,54,236 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी 2020-21 का संशोधित अनुमान यहाँ पे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि इस बार इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। तो चलिए संशोधित अनुमानों में जैसा कि ये कहा गया कि राजकोषीय घाटा 9.5% रखने का अनुमान लगाया गया है, प्रभावी राजस्व घाटा जो है 6.3 रहने का अनुमान लगाया गया है और यहाँ पे कितना लिखा गया है 6.4। तो यही आपका असत्य हो गया और बाकी सही सुमेलित हैं। तो आप इनको याद कर सकते हैं। प्राथमिक घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 7.5%। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने किस योजना की घोषणा की है जो कि पूर्णतया केंद्र प्रायोजित रहेगी। तो चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत करने की बात की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कितने स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र और मोबाइल स्थापना की बात की गई है। याद रखिएगा, कितने स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र और मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की बात की गई है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, शुरू हो जाइए। कह रहा है बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 35,000 करोड़ रुपए। कितना रखा गया है? 35,000 करोड़ रुपए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, न्यूमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए स्वदेशी विकसित टीका जो पूरे भारत में उपलब्ध कराया जाएगा। याद रखिएगा न्यूमोनिया के लिए तो कौन सा टीका रखा गया है। सवाल नंबर 8 इसका ऑप्शन देखिए, तो इसका सही ऑप्शन है न्यूमोकोकल वैक्सीन। आप इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसकी बजट में घोषणा की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति के अनुसार निजी वाहनों को 20 साल के बाद स्वचालित फिटनेस केंद्रों में फिटनेस परीक्षण कराने के लिए ले जाया जाएगा। वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह समय सीमा कितना निर्धारित की गई है? ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक वाहनों के लिए समय सीमा कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 15 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है 15 वर्ष। अर्थात अगर आपके पास निजी वाहन है तो 20 साल के बाद आपका फिटनेस परीक्षण कराना होगा और वाणिज्यिक वाहन है तो 15 साल के बाद फिटनेस परीक्षण कराना होगा। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 कहता है बजट घोषणा के अनुसार वस्त्र उद्योग के लिए प्रस्तावित नई योजना का नाम क्या है। नई योजना कौन सा नाम है? मित्र। तो मित्र योजना शुरू की गई है किसके लिए? वस्त्र उद्योग के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वस्त्र उद्योग के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना, याद रखिएगा यही मित्र योजना है, के तहत अगले 3 साल में कितने पार्क स्थापित करने की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, कितने पार्क? 7 पार्क स्थापित करने की बात की गई है। याद रखिएगा 7 पार्क किसके लिए? मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल, अवसंरचना क्षेत्र हेतु दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण को पूर्ण करने हेतु किस संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक लाए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसके लिए जी? अवसंरचना क्षेत्र के लिए, दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण के लिए। याद रखिएगा दीर्घकालिक ऋण की बात की जा रही है यहाँ पे। तो चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विकास वित्त संस्थान की बात की गई है।
इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, दिसंबर 2019 में घोषित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के वित्त पोषण में 3 क्षेत्रों पर जोर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? याद रखिएगा 3 क्षेत्रों की बात की गई है, कौन सा क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए आप। सवाल नंबर 13, इसका ऑप्शन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिए, संस्थागत संरचनाओं के निर्माण पर बल दिया गया है और संपत्ति के मुद्रीकरण पर भी बल दिया गया है और केंद्र तथा राज्य बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाने की बात भी की गई है। तो ये आपका तीसरा वाला खंड इसमें शामिल नहीं है। कौन सा? अवसंरचना विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए लॉन्च की जाने वाली योजना का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 14 कहता है अवसंरचना परिसंपत्तियों के लिए लॉन्च की जाने वाली योजना। अभी पिछले सवाल में इसकी चर्चा हुई है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत करने की बात की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, मार्च 2022 तक भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क के निर्माण की बात की गई है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 8500 किलोमीटर। अर्थात इस परियोजना के द्वारा मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की बात की गई है। चलिए सवाल नंबर 16, असत्य कथन छांटना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ से 3500 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाया जाएगा। केरल में 65,000 करोड़ के निवेश से 1100 किमी राजमार्ग बनेगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 7500 किमी राजमार्ग बनेगा। असम में 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए आवंटित किया गया। ध्यान दीजिएगा, असम में यहाँ पे कह रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए लागत से 7500 किमी राजमार्ग के निर्माण की बात की गई नहीं, ये गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, रेलवे से संबंधित बजट के प्रावधानों पर विचार करें। 2030 फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के लिए निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों सत्य। सवाल नंबर 18, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? सवाल नंबर 18, तो कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया इसको? जून 2022 तक। इसका सही ऑप्शन है जून 2022 तक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? दिसंबर 2023 तक इसका सही आंसर है, दिसंबर 2023 तक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, विद्युत अवसंरचना के लिए घोषित की गई नई योजना क्या है? विद्युत अवसंरचना के लिए, याद ध्यान दीजिएगा, विद्युत अवसंरचना के लिए घोषित की गई नई योजना का नाम वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, वृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत करने की बात की गई है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कहता है, ध्यान दीजिएगा, टीयर 2 टीयर 1 शहरों के आसपास के इलाकों में कम लागत में समान अनुभव, सुविधा और सुरक्षा से युक्त मेट्रो रेल प्रणालियाँ उपलब्ध कराने की 2 नवीन तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, मेट्रो रेल प्रणाली उपलब्ध कराने की 2 नवीन तकनीक की बात की गई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो। याद रख लीजिएगा, 2 नई तकनीकियों की बात की गई है, मेट्रोलाइट और मेट्रोनियो की। सवाल नंबर 22, बजट 2021-22 में पीपीपी मॉडल पर कितने बंदरगाहों के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि आवंटित की गई है? ध्यान दीजिएगा, पीपीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। चलिए तो क्या कह रहा है, बंदरगाहों के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि दी गई है। कितने बंदरगाहों के निर्माण के लिए? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 7 बंदरगाहों के निर्माण के लिए बात की गई है। चलिए सवाल नंबर 23, रिसाइकलिंग की मौजूदा क्षमता को 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन से बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। मतलब रिसाइकलिंग अर्थात डिसमेंटल करना, या हम कहें तो अपशिष्टों को किसी दूसरे रूप में बदलना, इसकी मौजूदा क्षमता को
4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन से बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। चलिए, उज्ज्वला योजना के तहत कितने अतिरिक्त लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, सवाल नंबर 25, अगले 3 वर्षों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में कितने अतिरिक्त शहरों को जोड़े जाने की बात की गई है? याद रखिएगा, शहरी गैस वितरण नेटवर्क में कितने अतिरिक्त शहरों को जोड़े जाने की बात की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 100 शहरों को जोड़े जाने की बात कही गई है। अगले सवाल की ओर, किस केंद्र शासित प्रदेश में एक गैस पाइपलाइन शुरू करने की योजना की घोषणा की गई है? सवाल नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला सवाल, डिजिटल बजट के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो माई यूनियन बजट ऐप डिजिटल बजट के लिए जारी किया गया है। सवाल नंबर 28, लघु कंपनी की नई परिभाषा के अनुसार, याद रखिएगा लघु कंपनी की नई परिभाषा क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम है ना, तो लघु के लिए नई परिभाषा क्या रखी गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त पूंजी की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ होनी चाहिए और कारोबार कितना होना चाहिए? 20 करोड़ होना चाहिए। तो आप क्या कहलाएंगे? लघु कंपनी कहलाएंगे। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, किसी भारतीय नागरिक के लिए 1 पर्सन कंपनी स्थापित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 1 पर्सन कंपनी स्थापित करने के लिए निवास की अवधि 182 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया गया? पहला सवाल तो यही बनता है, पहले कितने दिन था? 182 दिन, और अब घटा के कितना कर दिया गया है? तो सही ऑप्शन है 120 दिन, अर्थात 4 महीने। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, SARFAESI एक्ट 2002 के तहत ऋण वसूली के लिए न्यूनतम सीमा 50 लाख के मौजूदा स्तर को कम करके कितना कर दिया गया है? अर्थात इस एक्ट के अनुसार अब तक 50 लाख रुपए का मौजूदा स्तर था, जिसे कम करके कर दिया गया है। सवाल में ऑप्शन आपको बताना है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, 2021-22 के बजट में जिस सार्वजनिक उद्यम के विनिवेश की घोषणा नहीं की गई है वह कौन सी है? याद रखिएगा, सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश मतलब सरकार पैसा इसमें से निकालेगी, और इस बार विनिवेश से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात सरकार ने कही है। तो इसमें कुछ सार्वजनिक उद्यम के लिए विनिवेश की बात की गई है। तो आपको इनमें से बताना है किस युग्म के लिए ये घोषणा नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, EESL एंड NTPC में विनिवेश की बात नहीं की गई है। बाकी इन सब में विनिवेश की बात की गई है, आपको ये याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, विनिवेश की गति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक कंपनियों के लिए कौन सी सूची तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है? किसको? याद रखिएगा, सार्वजनिक कंपनियों की सूची तैयार करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है? तो आपको याद रखना है कि जो विनिवेश का कार्य है ये करता तो वित्त मंत्रालय है, लेकिन इनकी सूची कंपनियों की, मतलब विनिवेश किस में करना है, इसकी सूची तैयार करने के लिए किसको कहा गया है? नीति आयोग को कहा गया है। ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, सवाल नंबर 33, गांवों में संपत्ति के मालिकों को बड़ी संख्या में अधिकार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। अगला सवाल, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए आवंटित 30,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अर्थात ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के लिए जो आवंटन अभी तक 30,000 करोड़ रुपए था, ये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आपको इस पे सही ऑप्शन बताना है। तो इसका फ्रेंड सही ऑप्शन है 40,000 करोड़ रुपए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला सवाल, ऑपरेशन ग्रीन योजना, इसमें पहले कौन कौन शामिल था? टॉप, आलू, प्याज और टमाटर। तो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इसे हम टॉप भी कहते थे। इसमें अब जल्दी खराब होने वाली कुछ और फसलों को शामिल किया गया। तो आपको ये बताना है कितनी फसलों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 22 फसलों को और शामिल कर लिया गया है, या 22 उत्पादों को शामिल कर लिया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में फरवरी 2021 तक कितने राज्य और यूनियन टेरिटरीज शामिल हो चुके हैं? तो 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज शामिल हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। SC ST तथा महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से ऋण के लिए मार्जिन पूंजी 25% से घटाकर कितने % कर दी गई है? याद रखिएगा,
मार्जिन पूंजी 25% से घटाकर कितने परसेंट कर दी गई है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सही है, 15% कर दिया गया है। याद रखिएगा। सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव लाई है? याद रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की गई है, और कहाँ पर? यूटी में, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, SC/ST के कल्याण के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों को खोलने की बात की गई है? किसके कल्याण के लिए? SC/ST अर्थात जंगलों में रहने वालों के लिए, जनजातियों के लिए, और SC और ST के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने की बात की गई है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों के लिए? 725 स्कूल स्थापित किए जाएंगे SC/ST के लिए। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का परिव्यय 2021-22 में कितना है, जिसकी स्थापना की घोषणा 2019 के बजट में की गई थी? याद रखिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के परिव्यय में खर्चा कितना रखने की बात की गई है? तो इसको ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देखिए और सही ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 50,000 करोड़ रुपए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 कहता है, अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के PSLV C51 एमेजोनिया सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था। यह किस देश का उपग्रह है? याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। इसने इसरो के PSLV C51 रॉकेट से एमेजोनिया सैटेलाइट का प्रक्षेपण करवाया है। यह किस देश का है? तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ब्राज़ील। चलिए, इसी से भारत का एक उपग्रह सिंधु नेत्र भी प्रक्षेपित किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 42 आते हैं। भारतीय भाषाओं में शासन एवं नीति इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई है। इसमें सभी भाषाओं में जो किताबें हैं अनुवादित होकर आपको मिलेंगी, जिससे आप अपनी भाषा में किताबों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 43, 15वें वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी सिफारिशें 2021 से 27 तक लागू रहेंगी। राज्यों का ऊर्ध्वमुखी विकास का हिस्सा 41% रखा गया है। याद रखिएगा, राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्यों? क्योंकि सी कह रहा है ए असत्य है, बी सत्य है। 2021 से 27 तक नहीं, 26 तक। याद रखिएगा, 2021 से 25, ये 5 साल तक लागू रहती है, 5 साल तक। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 कह रहा है, कर विवादों के समाधान के लिए स्थापित होने वाले ट्रिब्यूनल का नाम क्या होगा? कर विवाद के लिए स्थापित किए जाने वाले ट्रिब्यूनल का नाम क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केंद्र। आप इसे बात को याद रखिए, राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केंद्र का स्थापन कर विवादों के समाधान के लिए स्थापित किया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45, प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विवाद से विश्वास योजना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 46, विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने के लिए कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है? विनिर्माण के लिए कोष इकट्ठा करने हेतु कौन सा बॉन्ड जारी किया गया है? सवाल नंबर 46 ऑप्शन इज नंबर सी, जीरो कूपन बॉन्ड जारी किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 47, विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित कब से किया जाएगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, विकृतियों से मुक्त सीमा संशोधित शुल्क संरचना कब से शुरू की जाएगी? तो इसको शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से रखा है। तो ऑप्शन नंबर सही है ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर आयात शुल्क 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, और सोलर लालटेन पर आपको बताना है 5% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 15% कर दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 49 कहता है, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए
स्टील स्क्रू और प्लास्टिक वेयर शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया आपको ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 15% कर दिया गया। आज का लास्ट सवाल। तो चलिए लास्ट सवाल की ओर ध्यान देते हैं। लास्ट सवाल कहता है बजट में घोषित भावी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर परियोजनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस परियोजना में शामिल नहीं है? आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा इस परियोजना में शामिल नहीं है। तो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर ये सही है। भूसावल से खड़गपुर से दानाकुनी तक पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर ये भी सही है। इटारसी विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये भी सही है। गोरखपुर से प्रयागराज तक पूर्वोत्तर कॉरिडोर ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये ऊपर के 3 कॉरिडोर आप याद रख सकते हैं, ये माल ढुलाई के लिए रखे जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और चलते चलते एक बात मैं बता देता हूँ, आपको अगर ग्रुप में जुड़कर इन प्रश्नों का अभ्यास करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।